हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो 20 सितंबर 2015 को हुआ था। ये सेकंड पेपर है और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके हमने 2-3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। 75 तक तो देखिए पिछले पार्ट में मैंने करा दिए हैं, आप जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। इन सारे पेपरों की ये जो मैं सीरीज चला रही हूँ 2023 से 2013 तक की, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर भी उसको देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना। 76 यूराल पर्वत अलग करता है। पहला है अफ्रीका और यूरोप को, दूसरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, तीसरा अफ्रीका और एशिया को, चौथा एशिया और यूरोप को। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। ठीक है, जिस साल मैंने ये सीटेट का एग्जाम दिया था उस साल भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कई बार एग्जाम दिया है मैंने, पर मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यूराल पर्वत है, ये देखिए वर्ल्ड मैप है। ठीक है, एक मिनट नीचे की तरफ देखिएगा आपको। हाँ जी, ये रहा। तो यूराल जो पर्वत है ना, वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो इधर की तरफ है। वो क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, बहुत सारे देशों से निकला है। यूराल पर्वत भी है और यूराल नाम से एक नदी भी है। तो यूराल नाम से पर्वत और नदी क्या करते हैं, यूरोप को एशिया से डिवाइड करते हैं। एशिया ये वाला हो गया ना, एशिया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। और यूरोप क्या है, ये छोटे छोटे बहुत सारे जो देश हैं, ये क्या है, यूरोप है। ठीक है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं 77 भूपटपट्टी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। पहला है अधिकेंद्र, दूसरा है क्रेटर, तीसरा है केंद्र, चौथा है उद्गम स्थान। है ना, तो इसका 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है पहला अधिकेंद्र। देखिए अधिकेंद्र वह जगह होती है पृथ्वी पे, वो पृथ्वी के आंतरिक सतहों में होती है। ठीक है, आंतरिक सतह मतलब पृथ्वी के अंदर। हम तो ऊपरी भाग को देख सकते हैं ना, भूपल पट्टी के कुछ भाग को देख सकते हैं, लेकिन जो भूकंप की हलचल होती है वो पृथ्वी की आंतरिक सतहों में होती है। तो जहां से वो हलचल स्टार्ट होती है ना, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। और इसके ठीक ऊपर होता है उद्गम केंद्र, जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। यानी कि ये पृथ्वी की सतह पर होता है उद्गम केंद्र, और अधिकेंद्र होता है पृथ्वी की नीचे वाली सतहों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 78 वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। पहला है मध्य मंडल, दूसरा है ताप मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है समताप मंडल। तो 78 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 समताप मंडल। देखिए जितनी भी प्रकार की मौसम क्रियाएं होती हैं, जैसे आंधी है, तूफान है, ठीक है, ओलावृष्टि है, वर्षा है, बादलों का गड़गड़ाना, बिजली चमकना, ये सारी जो चीज होती है ये होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और मध्य मंडल में क्या होता है, जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, ये एक तरह से ग्रहों के ही कुछ टूटे फूटे भाग होते हैं, क्योंकि जैसे ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है, तो कभी जैसे इनका विखंडन हुआ होगा या कुछ भी हुआ, कोई भी क्रिया हुई होगी, तो ये ग्रहों का ही कुछ पार्ट है। और ये क्या, क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों का ही कुछ पार्ट है, और ये ग्रहों से अलग हो गए हैं। तो ये क्या, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण वाला है वो अपनी तरफ खींचता है इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े पत्थरों को। तो ये मध्य मंडल में आके क्या है, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मध्य मंडल का जो ताप है वो बहुत अधिक होता है। कई बार मध्य मंडल में ये नष्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो ये पृथ्वी की सतह पर भी गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79। देखिए 7th क्लास एनसीईआरटी में से आया था ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, और देखिए 77 वाला भी 7th क्लास एनसीईआरटी से ही आया था, ज्योग्राफी से आए ये दोनों क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला है पार्थिव किरणें, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है सूर्य तापन, चौथा है सौर विकिरण। देखिए ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से ही आया है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक, पृथ्वी पर तापमान के वितरण। देखो तापमान का जो वितरण है, देखो सब जगह समान नहीं है तापमान का वितरण, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अब जैसे भूमध्य रेखा के आसपास आप देखेंगे 0
डिग्री अक्षांश के आसपास देखेंगे, इक्वेटर के आसपास देखेंगे, इन तीनों का मतलब एक ही है, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास देखेंगे तो वहां पर तापमान जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर ध्रुवों की तरफ आप देखेंगे तो तापमान कम होता है। तो ये क्या है, तापमान का वितरण है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो देखो इसको सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो ये होता है सौर विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? सौर विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, देखो ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है, ठीक है, और इसी चैप्टर में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी दिया हुआ है और अमेजन बेसिन का डेल्टा भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो और दोनों से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि जो 7th क्लास एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, आप उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अब तक आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए और मैंने सब में यही चीज नोटिस करी है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो 7th क्लास एनसीईआरटी से ही आते हैं, ज्योग्राफी से। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री 8th क्लास की हिस्ट्री में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन दोनों बुकों को तो बहुत अच्छे से आपको कर लेना चाहिए था। अब तो खैर टाइम काफी हो गया है, लेकिन अगर फिर भी आप एक नज़र में देखना चाहें तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है 7th क्लास एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की, और पहले मैंने उसमें थ्योरी कराई है, फिर उसके मैंने क्वेश्चन आंसर कराए उसी चैप्टर के। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए, आपके सीटेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाए। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। अब चाहें तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर, एक बार देखना जरूर मैंने किस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको बनाया, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम में। पहला, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। देखो मैंग्रोव वन जो कहाँ मिलते हैं, मैंग्रोव वन मिलते हैं डेल्टा में, ठीक है। और अमेजन बेसिन कहाँ है? अमेजन बेसिन तो भूमध्य रेखा के आसपास है, मैंने पढ़ाया था ना आपको। क्या है, 10 डिग्री उत्तर में है और 10 डिग्री दक्षिण में है अमेजन बेसिन, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, सॉरी मेरे माउस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो जाता है। अमेजन नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है, ठीक है। तो इसका ये भी आंसर गलत है। देखिए कुछ ये ब्राजील वगैरह तो इसमें सही दिया हुआ है, लेकिन ये जो अर्जेंटीना है ये तो नीचे की तरफ है, ठीक है। अमेजन बेसिन तो 10 डिग्री तक ही है। देखो मैं आपको एक बार इसमें दिखा देती हूँ। देखो ये ब्राजील है, ठीक है। तो अमेजन नदी कहाँ है? देखो ज्यादातर जो अमेजन बेसिन है वो ब्राजील के आसपास के ही देशों में है, ठीक है। और देखिए अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ नहीं होगी। जबकि ये जो अमेजन बेसिन है वो 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। तो इन सारे देशों में नहीं है, जो ये जो नीचे के दिए हुए हैं ना, अर्जेंटीना, पेरू वगैरह, इनमें नहीं है। तीसरा है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आता है। तो देखिए इसका जो आंसर है ये यही वाला सही है। मैंने आपको बताया था कि अमेजन बेसिन क्या है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में 81 विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है शिलोंग सिलचर, दूसरा है उधमपुर श्रीनगर, तीसरा है ईटानगर पासीघाट, चौथा है मनाली लेह। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो लेह मनाली है, और ये शायद 6th क्लास एनसीईआरटी से आया है, 6 या 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है ना। और ये लास्ट वाला चैप्टर है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है ये 6 है या 7 है, ठीक है। तो उस एनसीईआरटी से आया है। और देखिए ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो लेह मनाली रेल मार्ग है वो हिमाचल के मनाली को, ठीक है, हिमाचल के मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ने वाला है। यानी कि हिमाचल, मनाली कहाँ है? हिमाचल में, और लेह कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। तो हिमाचल के मनाली को लद्दाख के लेह तक जोड़ता है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है।
82 भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। अब देखिए न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। पहला है भूस्खलन को रोकने के लिए हाँ, पहला है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। आप कह रहे हैं कि भूस्खलन को रोकना है और ऑप्शन में क्या दिया है कि वनस्पति के आवरण को कम करना। तो भूस्खलन में सबसे ज्यादा मददगार तो यही होता है कि आप वनस्पति के आवरण को ज्यादा से ज्यादा रखें। मतलब अगर मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे होंगे तो उसका भूस्खलन नहीं होगा। ठीक है, भूस्खलन का मतलब है कि जैसे पहाड़ टूट रहे हैं, आजकल देख रहे हैं आप लोग, और मिट्टी का खिसक जाना, ये सब क्या है, भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में कराया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये सब क्या है, भूस्खलन को रोकने में मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो बिल्कुल अगर उनके ऊपर से हम वनस्पति का आवरण हटा देंगे तो वो अपने आप ही टूट टूट के गिर जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप एक मिट्टी का ढेर बना दीजिए तो वो कितने दिन टिकेगा, कुछ दिन टिकेगा, लेकिन अगर पेड़ पौधों से वो ढका हुआ होगा तो उसकी जो मिट्टी है वो काफी दिन तक स्टे रहेगी, क्योंकि जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा कि ये न्यूनीकरण की विधि नहीं है। अब देखिए इनको भी हम पढ़ लेते हैं, न्यूनीकरण की विधियां कौन कौन सी हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में। अगर न्यूनीकरण की विधियां पूछ ली तो आप इनको बता सकते हैं। दूसरा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। यानी कि जो अपवाह है, यानी कि जो नदी का जो पानी है वो बहुत तेज गति से चल रहा है, तो आपको उसको क्या करना है, नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना क्या है, सुनिश्चित करना है। इसीलिए कई जगह बांध वगैरह बनाए जाते हैं नदियों के वेग को कम करने के लिए, है ना, क्योंकि नदी जब बहुत तेज स्पीड से पहाड़ों से निकलती है तो वो क्या है, पहाड़ों को काटती छाटती हुई निकलती है, यानी कि अपने साथ मिट्टी को भी लेके आ जाती है, पहाड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को भी लेके आ जाती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें उसका अपवाह कम कर देना है। दूसरा है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र। देखो जैसे आइडिया होता है कि भूस्खलन कहाँ ज्यादा होगा, जैसे जहाँ नदियों का जल बहुत तीव्र गति से आ रहा है वहां होगा भूस्खलन। और मतलब ये तो उनको पर्यावरण वादियों को पता होता है कि मतलब कहाँ कहाँ भूस्खलन ज्यादा होगा, तो हम उनकी पहचान करके क्या कर सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं, है ना। और मानचित्र बनाकर उन्हीं जगहों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और भूस्खलन को रोकना चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार। देखो प्रतिधारी दीवार मैंने बताया था आपको कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन पर जो रोड बनती है वो क्या है, पहाड़ के किनारे किनारे बनती है। मतलब एक तरफ पहाड़ होगा और दूसरी तरफ खाई होगी, इसी तरह से होती है ना रोड। अगर आप कभी गए होगे या आपका घर हो वहां पर पहाड़ों पे तो आप समझ पा रहे होगे कि एक तरफ खाई होगी और दूसरी तरफ क्या होता है, पहाड़ होता है। तो वो पहाड़ खिसके ना, मतलब पहाड़ की जो मिट्टी है वो रोड पर ना आए, पहाड़ खिसके ना नीचे, उसके लिए क्या करते हैं हम 4-5 फीट की दीवार बना देते हैं पहाड़ के साइड में। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये रोड निकाली हुई है, ठीक है, ये रोड निकाली हुई है, ठीक है, इधर क्या है, इधर खाई है ना, इधर हो गई खाई और इधर है पहाड़। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहाड़ है ना इसके 4-5 फुट तक ही मैंने देखा है सामान्य 4-5 फीट तक बड़े बड़े पत्थरों को लगा देंगे या कैसे भी करके ईंटों से बना देंगे, दीवार बना देंगे। ठीक है, इतनी तो क्या है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ की मिट्टी क्या है, नीचे नहीं खिसकेगी आसानी से। ये होता है प्रतिधार दीवार। नेक्स्ट देखते हैं 83 निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को काला सोना कहा जाता है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है कोयला, चौथा है सोना। देखिए ये सोना है, गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, ये क्या है, सोना। अब देखिए जो पीला सोना कहा जाता है सोने को, ठीक है, और काला सोना कहा जाता है कोयला को। अब देखिए कोयला को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि
सोने का मतलब होता है बहुमूल्य चीज, ठीक है, जिसकी बहुत कीमती चीज होती है उनको बोलते हैं सोना। एक तरह से है ना, सोन बोलते हैं ना आम बोलचाल में, ये तो बिल्कुल सोने जैसी जमीन है या बिल्कुल सोने जैसा चीज है ये तो सोने से मतलब होता है बहुत ज्यादा मूल्यवान, बहुमूल्य। तो जो कोयला है वो जो उद्योग है वो उनकी आधारशिला है, वो उनकी रीढ़ है। ये रीढ़ माने जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी की वजह से आप बैठ पाते हो, चल फिर पाते हो। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आप क्या है, ना तो बैठ पाओगे ना चल फिर पाओगे। तो उसी तरह से उद्योग की रीढ़ है ये कोयला। अगर जिस देश में कोयले के भंडार नहीं है, कोयला उनके पास नहीं है, कोयले के संसाधन नहीं है, उस देश के उद्योग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप कोई भी उद्योग लगाएंगे उसके लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होगी, और ऊर्जा किससे मिलती है, कोयले की। मतलब कहीं ना कहीं आप कपड़ा उद्योग है या कोई मतलब कोई भी उद्योग आप लगाएंगे, जैसे लोहा उद्योग है या कुछ भी है, तो उसके लिए क्या है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब किसी चीज को आप तपाओगे तो तभी तो वो कुछ उससे आप बना पाएंगे। जैसे लोहा है, लोहे को आप तपाओगे तो किससे तपेगा, वो कोयले से तपेगा, ठीक है। कोई और माध्यम इतना अच्छा नहीं है, और सबसे अच्छा यही होता है कि कोयले की वजह से जितने भी उद्योग हैं सब में लगभग कोयले की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है बड़े उद्योगों में। तो इसलिए इसको हम काला सोना बोलते हैं। 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला है नवादा, ये यूपी में है। दूसरा है पोखरण। तीसरा है कलपक्कम। चौथा है तारापुर। देखो तारापुर महाराष्ट्र में है, और ये कलपक्कम जो है ये शायद कर्नाटक में है कर्नाटक या तमिल में है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो और देखिए पोखरण जो है, ये पोखरण जो परमाणु संयंत्र नहीं है, ये परमाणु परीक्षण करने का एक स्थान है, ठीक है। पोखरण क्या है, केंद्र नहीं है ये पोखरण जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र नहीं है, ये क्या है, परमाणु परीक्षण का स्थान है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित परमाणु विस्फोटक केंद्र है। ये कौन है, पोखरण, ठीक है। भारत ने यहीं पर पहली बार 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था, ठीक है। ये जो परमाणु विस्फोट परीक्षण जो केंद्र जो होते हैं वो क्या है, आबादी से बहुत दूर होते हैं। अब जैसलमेर आपको पता ही है, हमारे यहाँ रेगिस्तान है जैसलमेर में जो राजस्थान में है, तो वहां पर आबादी है ही नहीं दूर दूर तक। तो वहां पर ये क्या है, परमाणु संयंत्र बनाया गया है, परमाणु परीक्षण का केंद्र बनाया गया है पोखरण। बाकी सारे जो हैं, ये जो तीनों हैं ये संयंत्र केंद्र है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। 85, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिलप्पा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये मैंने 8th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी में कराया, अभी 2-3 दिन हुए इस चैप्टर को कराए हुए। पहला है मैक्सिको, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है भारत, चौथा है मलेशिया। तो देखिए 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला मैक्सिको। और भारत में बोलते हैं झूमिंग, ठीक है, दीपा, दहिया, झूमिंग, ये सब क्या बोलते हैं, भारत में बोलते हैं। और ब्राजील में बोलते हैं रोको, और मलेशिया और इंडोनेशिया में बोलते हैं लदांग। मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, लदांग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 86, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक के अंतर्गत आता है? देखिए वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसका आपको आंसर ही बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा तीसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या है, ये जो कंपनी है ये सार्वजनिक कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी है। सार्वजनिक माने सरकारी ही होता है, तो सार्वजनिक कंपनी है, और ये विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर वगैरह उसको बनाती है। देखो एरो लिखा है ना आगे की तरफ, तो मतलब जो हवा में चलते हैं विमान वगैरह उनको बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं 87, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, सभी ग्राम पंचायतों का विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनः निरीक्षण किया जाता है। देखो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें पुनः होगा, ठीक है, पुनः निरीक्षण किया जाता है। देखो ये गलत हो जाएगा, ग्राम पंचायतों में विकास संबंधी योजना को ग्राम सभाओं में पुनः निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है। जो ग्राम पंचायतों का काम होता है वो निरीक्षण करना नहीं होता है, जबकि उनका काम होता है विकास करना, ठीक है। जो
गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट विकास के लिए पैसा भेज रही है गाँव का, उनका विकास करना होता है ग्राम पंचायत का काम, निरीक्षण नहीं करना होता है। दूसरा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, ये भी काम नहीं है इसका। तीसरा है यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, ये भी गलत है, स्थल नहीं है ये। चौथा है ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए ये बिल्कुल सही है। ये जो ग्राम सभा होती है, एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे आपके गांव में प्रधान वगैरह के जो चुनाव होते हैं ना, तो वो एक तरह से वो होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, वो होती है ग्राम पंचायत। और कई सारे ग्रामों को मिला के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है, ठीक है। और जो सचिव होता है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ अधिकारी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सरकारी अधिकारी होता है, जो ये जो कार्य कर रहे हैं, मतलब जो ग्राम पंचायतें कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो प्रधान को जो पैसा दिया जा रहा है विकास कार्य के लिए, तो वो इसकी कार्यवाही का देख रेख करता है, उसकी निरीक्षण करता है, उसकी जांच करता है कि जितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है विकास के लिए, उतना पैसा जो ग्राम पंचायत है यानी कि जो प्रधान है वो गांव का विकास कार्य में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या फिर अपनी जेबी भर रहे हैं, ठीक है। तो इस सब का देख रेख कौन करता है, ग्राम सचिव करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। आंदोलन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि सरकार को चुनौती दी जाए या सरकार का विरोध किया जाए, ठीक है। आंदोलन का सही तरीका सही मतलब ये होता है कि आंदोलन द्वारा हम क्या है, अपनी सही बात को सही ढंग से रखते हैं, ठीक है। सही ढंग से मतलब का मतलब है दंगे फसाद करके नहीं, आंदोलन का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सही बात को सरकार के सामने रखना, ठीक है। आप कहीं भी आंदोलन करेंगे तो क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए। 10-20 व्यक्ति जो भी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए। बाद में जब आंदोलन की खबर सुन के नेता या कोई भी वहां के अधिकारी आएंगे तो आप बताइए कि सही बात यह है, आपने गलत तरीके से कानून बनाया है, गलत तरीके से नियम करा है, या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन का जो मतलब होता है वो कहीं भी ना तो सरकार को चुनौती देना होता है, ना सरकार को नीचा दिखाना होता है, ना सरकार की अवहेलना करना होता है। आंदोलन का सही मतलब यह होता है कि अपनी सही बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में क्या है, सभी लोगों की भागीदारी होती है, सभी लोगों से कोई भी निर्णय ले रहे सभी लोगों से पूछा जाता है, इसलिए तो सभी को अधिकार है वोट डालने का, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। तो किसी भी जाति धर्म के, लड़की है लड़का है, वृद्ध है महिलाएं हैं पुरुष है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, ये ही लोकतंत्र की पहचान है, ठीक है। लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते, ठीक है। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। देखो इसमें ये लिखा है ना, सभी वर्गों के लोगों को ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। देखो ये क्वेश्चन से रिलेटेड है कि मतलब इस तरह से आंदोलन वगैरह नहीं करना है ना, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है, इस तरह से आंदोलन वगैरह नहीं करना है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, सभी लोगों की भागीदारी की अनुमति होती है और भागीदार होते हैं वो, लेकिन ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 89, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। पहला है सिद्ध सांगा, दूसरा है बुद्ध सांगा, तीसरा है निर्माण सागा, चौथा है केसर सागा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 केसर सागा। जो केसर सागा है वो एक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। वो क्या है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है केसर सागा, जो तिब्बत में है। नेक्स्ट देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 90, इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले वाला जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी था। पटवारी यानी कि लेखपाल द्वारा किए गए कार्य के विषय में पहला और दूसरा दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का औतान लेखा जोखा रखता है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पटवारी का क्या काम होता है, जो गांव की जितनी भी जमीन होती है उसका लेखा जोखा रखता है। दूसरा, पटवारी अपने क्षेत्र अधिकार में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। देखो ये भी बात सही है। पटवारी क्या करता है, अब देखिए जैसे फसल का अनुमान लगाया जाता है कि जैसे हमें इतने टन, हमारे देश को इतने टन अनाज की जरूरत है, तो सभी पटवारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आप रिपोर्ट लाइए कि कितना टन हमारे देश में पैदा हो सकेगी। तो उससे अगर ज्यादा हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, उसको निर्यात कर देंगे, यानी कि बाहर के देशों से पहले डील करके रखेंगे कि हम तुम्हें इतना सारा गेहूं दे देंगे। अगर कम होगा तो पहले से पहले हम डील करके रखेंगे दूसरे देशों के साथ कि हम दूसरे देशों से उस अनाज को मंगा लेंगे। या फिर क्या होता है, कई बार क्या है, फसल नष्ट हो जाती है तो मुआवजे के लिए जो किसान है वो अप्लाई करते हैं। तो उससे जब किसान उस मुआवजे के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि किस किसान का नुकसान कितना हुआ है। तो उसके लिए क्या है, पटवारी को काम सौंप दिया जाता है कि वो जाके फसल का मुआयना करेंगे अपने अपने क्षेत्र में और देखेंगे कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मोन्तेश गुप्ता। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।